कहानी की शुरुआत में हमें आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम दिखाई देती है जो अपने सामान के साथ एक केव की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन तभी उनकी नज़र ऊपर ऊंचाई पर बने एक चर्च पर पड़ती है जो काफ़ी पुराना लग रहा था। इसे देखने के लिए टीम अंदर जाती है जहां उन्हें पुराने ज़माने की कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन्हें देखते ही वे उनमें खो जाते हैं। अब ये सब देखकर उनके अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ जाती है और नई चीज़ों को खोजने की चाह में वे और अंदर जाते हैं। वहाँ चर्च के फ्लोर पर एक धमाका करने की तैयारी करते हैं ताकि वे नीचे जा सकें। लेकिन इससे पहले ही बारूद फट जाता है और एक तेज़ झटका पैदा होता है। देखते ही देखते पूरा चर्च ढह जाता है क्योंकि वह बहुत पुराना बना हुआ था। अब पूरी टीम नीचे गिर जाती है लेकिन उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती। पर वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जो किसकी थी यह किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वह या तो चर्च के गिरने की वजह से आ रही थी या फिर कोई रहस्यमयी आवाज़ थी, क्योंकि उस चर्च में बहुत सी पुरानी कब्रें भी मौजूद थीं। वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक दूसरी टीम को देखते हैं जो उसी केव में जाने की तैयारी कर रही होती है। यहाँ हम आपको बता दें कि यह पिछली वाली टीम के कई साल बाद का समय है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि वह पिछली टीम आखिर कहाँ गायब हो गई। अब यह टीम जब नीचे जाती है तो उन्हें वहाँ काफ़ी गहरा पानी मिलता है जिसके अंदर जाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए टीम का हेड डॉक्टर एक बेहतरीन स्कूबा डाइविंग टीम से बात करता है और बताता है कि आपको एक ऐसी जगह जाना है जहां आज से पहले कई लोग जा चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग वहां से वापस आ पाए हैं। ये सुनकर डाइवर्स की टीम थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन उन्हें इसके लिए काफ़ी मोटी रकम मिलने वाली थी। इसलिए वे अपने सामान के साथ इस स्पॉट पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वे साइट पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ पुराने जूते भी मिलते हैं जो उस आर्कियोलॉजिस्ट टीम के थे जो सालों पहले यहाँ आई थी। वहीं टाइलर, जो डाइवर्स टीम का एक मेंबर होता है, डॉक्टर से मिलता है और उन्हें कुछ इक्विपमेंट दिखाता है। ये देखकर डॉक्टर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रात में दोनों टीमों के मेंबर्स आपस में प्लान को डिस्कस करते हैं, जिसमें जैक अपनी टीम को बताता है कि हम इसके अंदर 18 दिनों तक रहेंगे और वहाँ मौजूद सारी चीज़ों को एक एक करके ऊपर भेजेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे सामान को पहले से चेक कर लें ताकि कल कोई गड़बड़ ना हो। तभी वहाँ डॉक्टर निकोल आती हैं और उन्हें कुछ चीज़ें दिखाती हैं जो केव के अंदर से मिली थीं। इनमें कुछ एंटी कार्ड भी थे जिनमें सांप दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि ये चित्र ज़रूर किसी भयंकर चीज़ या किसी खतरनाक जीव को दर्शाते होंगे। इसी वजह से उन्हें संभल कर नीचे जाना होगा। अगले दिन पूरी टीम एक एक करके नीचे जाने लगती है। अब पहली बार हम उस केव की पूरी झलक देख पाते हैं जो बेहद विशाल और डरावनी थी, क्योंकि वहाँ बहुत पुरानी नुकीली चट्टानें थीं और नीचे बहुत गहरा पानी था। इसके बाद वे सबसे पहले अपनी टीममेट ब्रिक्स को पानी में जाने के लिए कहते हैं ताकि वह जाकर पता लगा सके कि आखिर वहाँ क्या है, और अगर उसे कुछ मिले तो वह फौरन सभी को इस बारे में बता सके। अब वह नीचे पहुँच जाता है जहाँ उसे पहले तो कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक बड़ा सा रास्ता दिखाई देता है जहाँ रुककर वह अपनी टीम से बात करने लगता है। इसी दौरान उसके पास एक मछली या किसी तरह का समुद्री जीव आता है जिसके साथ वह खेलने लगता है, क्योंकि वह काफ़ी शांत और सॉफ्ट लग रहा था। ये सब उसकी टीम भी ऊपर से देख रही थी। इसके बाद वे उसे और अंदर जाने के लिए कहते हैं। जब वह थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वह इस बारे में अपनी टीम को बताता भी है, लेकिन तभी वह अचानक से घबरा जाता है और उसी समय उसकी लाइन भी कट जाती है। सभी टीम मेंबर डर जाते हैं कि अचानक उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वे कहते हैं कि हमें एक साथ नीचे जाना चाहिए। अब सभी पानी के नीचे थे। वे बीच में मिलने वाली नायाब चीज़ों की फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे और जो अनमोल चीज़ें उन्हें मिलती थीं उन्हें अपने पास रख लेते थे। कुछ देर बाद वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आखिरी बार ब्रिक्स से बात हुई थी। वहां उन्हें ब्रिक्स का सारा सामान मिलता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन सामानों को छोड़कर अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो। वहां उन्हें पिछली आर्कियोलॉजिस्ट टीम का कुछ सामान भी मिलता है जो अब पूरी तरह सड़ गल चुका था। लेकिन तभी स्टेंस नाम का डाइवर एक कोने में एक मरे हुए जानवर को देखता है। उसे देखकर वह डर जाता है और जोर से चिल्ला देता है। उसकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद दूसरे जीव उस पर हमला कर देते हैं और उसे पानी के नीचे ले जाते हैं।
जहां एक विशाल जीव उसकी टांग पर हमला कर देता है, जिससे उसकी टांग बुरी तरह फट जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर टाइलर उसके पास जाता है, लेकिन तब तक वह जीव स्टेंस को अपने साथ एक गुफा में ले जा चुका था, जिसके अंदर किसी इंसान का जाना संभव नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही संकरी थी। अब टाइलर अपनी टीम के पास आकर सभी को स्टेंस के बारे में बताता है। ये सुनकर सभी शौक में थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये केव जमीन के काफी अंदर मौजूद थी, और ऐसे में किसी जीव का यहाँ पलना बढ़ना बहुत मुश्किल था। वे उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब वह रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि जब स्टेंस का टैंक फटा था तब एक जोरदार झटका लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर नीचे गिर गए थे। मतलब स्टेंस भी अब जा चुका था। सभी वापस अपने बेस पर आते हैं, जहां जैक उन्हें बताता है कि हमारे पास सिर्फ 18 दिनों का समय है। उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब ब्रिग्स कहता है कि हम लोग अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ कोई खतरनाक जीव मौजूद है। उसने स्टेंस पर भी हमला किया है, और क्या पता उसी ने आर्कियोलॉजिस्ट टीम को भी मार दिया हो। लेकिन जैक उसे शांत रहने के लिए कहता है, और वह डॉक्टर निकोल से भी इस बारे में पूछता है। लेकिन वह बहुत धीमी आवाज में कहती हैं कि मैंने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। इसके बाद जैक और टॉप यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब बेस पर टाइलर और ब्रिग्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रिग्स का कहना था कि स्टेंस की मौत टाइलर की वजह से हुई है। अगर वह उसके साथ रहता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन तभी कैथरीन आकर दोनों को रोक देती है। इसके बाद डॉक्टर निकोल उस मरे हुए जानवर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जांचती हैं। उधर जैक एक छोटी सी दरार के रास्ते ऊपर जाता है, लेकिन तभी एक जीव उस पर हमला कर देता है, जिससे वह जैसे तैसे बचता है और फौरन अपनी टीम के पास वापस आ जाता है। वह अपनी पीठ में धंसे हुए एक पंजे को निकालता है, जो उसी जीव का था। कैथरीन जब उसे माइक्रोस्कोप से देखती है तो उन्हें पता चलता है कि यह किसी किस्म का पैरासाइट है, और इनका काम मरे हुए जीवों को खाना होता है। इनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ही कमाल की होती है, लेकिन ये जीव इतने बड़े कैसे हो गए, ये किसी को पता नहीं था। तभी डॉक्टर निकोल कहती हैं कि ज़रूर ये जीव यहाँ कई 100 सालों से पल रहे होंगे, क्योंकि ये गुफा काफ़ी पुरानी है। इनके अलावा यहाँ और कितने जीव मौजूद हैं, यह भी किसी को नहीं पता। ये सब सुनने के बाद जैक कहता है कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन कैथरीन उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी पीठ पर काफी गहरी चोट आई थी, जिससे खून भी निकल रहा था। अब डॉक्टर भी उसे मना करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता और सभी को लेकर दूसरे रास्ते की खोज में निकल जाता है। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें पिछली वाली टीम के मेंबर्स की हड्डियां मिलती हैं, जिन पर इन जीवों के दांतों के निशान थे। इसके बाद जैक के बताए हुए रास्ते पर वे सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टॉप कहता है कि शायद हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कहीं भी पानी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन जैक कहता है कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ ही देर बाद उन्हें पानी मिल भी जाता है, जिसके अंदर जैक एक फ्लेयर डालकर चेक करता है कि उसकी गहराई कितनी है। इसी दौरान उसकी अपनी एक टीममेट से बहस भी हो जाती है, क्योंकि वह हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था। गुस्से में जैक उसका कैमरा पानी में फेंक देता है। इसके बाद वह सभी को बताता है कि नीचे पानी बह रहा है, इसलिए हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे और फिर नीचे जाएंगे, जहाँ से शायद हम बाहर निकल सकें। लेकिन इसी दौरान जैक को कुछ अजीब तरह के दौरे पड़ने लगते हैं। ये देखकर दूर बैठे उसके टीम मेंबर कहते हैं कि उन्हें जैक की फिक्र हो रही है। तब टॉप कहता है कि मैंने आज तक उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, और उन सभी की बातें जैक वहां दूर बैठा सुन रहा था। अब उसे इतनी दूर की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस जीव ने सबसे पहले जैक पर ही हमला किया था, और वह अभी तक जिंदा था। अब वह इन्फेक्शन उसके अंदर और फैलता जा रहा था, जिससे जैक की बॉडी में बदलाव आने लगे थे। क्या जैक भी एक जीव बन जाएगा या फिर कुछ और होगा? इसके बाद वे लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक वाटरफॉल दिखाई देता है जो तेजी से नीचे गिर रहा था। जैक कहता है कि हमें इसमें कूदना होगा, क्योंकि यही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। एक एक करके सभी नीचे कूद जाते हैं, लेकिन कैथरीन का पैर किसी चीज में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोग नीचे पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद कैथरीन भी नीचे पहुंच जाती है, लेकिन इस दौरान नीचे कैथरीन को कुछ अजीब महसूस होता है। वह टॉप से कहती है कि नीचे देखो, वहां कोई चीज है। जब टॉप नीचे देखता है तो वहां कुछ अजीब सी मछलियां दिखाई देती हैं, जो उनके आसपास घूम रही थीं।
इसी दौरान ऊपर से डॉक्टर निकोल भी नीचे गिर जाती हैं। अब सभी एक साथ थे, लेकिन तभी वहां एक जीव आ जाता है। वह डॉक्टर निकोल पर हमला कर देता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। कैथरीन बहुत कोशिश करती है कि वह उन्हें बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। उधर जैक उस जीव का पीछा करता है और देखता है कि वह डॉक्टर निकोल को मारकर अपनी गुफा की ओर ले जा रहा है। लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र उस जीव के शरीर पर पड़ती है जहां एक टैटू बना हुआ था। इससे साफ पता चल रहा था कि यह जीव कभी इंसान रहा होगा, क्योंकि ऐसे टैटू कोई जानवर तो नहीं बना सकता। ये देखकर जैक बहुत डर जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन वापस आकर वह ये बात किसी को नहीं बताता। फिर वह सभी को किनारे पर आने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर कैथरीन उसे खूब सुनाती है, क्योंकि उसकी वजह से डॉक्टर निकोल की मौत हो गई थी। वेल कुछ देर बाद वे एक जगह आकर बैठ जाते हैं जहां उन्हें सामने से पानी का तेज बहाव दिखाई देता है, और फिर सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैक मना कर देता है और कहता है कि हम सभी दीवार पर चढ़ेंगे और फिर वहां से दूसरी तरफ जाएंगे। अब जैक और टाइलर दोनों चट्टान पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। उनसे पहले चार्ली वहां पर चढ़ जाती है और ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे वह जीव दिखाई दे जाता है। यहाँ हम पहली बार उस जीव को इतने करीब से देख पाते हैं, जो बहुत ही विशाल और खूंखार था। वह चार्ली पर हमला करता है, लेकिन वह नीचे कूद जाती है और रस्सी के सहारे लटक जाती है। पर वह जीव उड़कर उसके पास आ जाता है और उसे पूरी तरह से घेर लेता है। अब यहाँ चार्ली के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह अपने सिलेंडर में आग लगा देती है, जिससे वह जीव जलकर नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे चार्ली की भी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी टीम मेंबर पूरी तरह टूट जाते हैं। वे एक एक करके अपने साथियों को खोते जा रहे थे। जब जैक चार्ली की बॉडी उठाकर वापस लाता है, तो ये देखकर सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जैक की बॉडी अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, और इस बात को कैथरीन बहुत ध्यान से नोटिस कर रही थी। इसलिए वह जैक से कहती है कि तुम्हें अब टीम को लीड करना छोड़ देना चाहिए। अब टीम को मैं लीड करूंगी। लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलना होगा। दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसकी वजह से टीम दो हिस्सों में बंट जाती है। जैक, टाइलर और टॉप एक टीम में थे, जबकि बचे हुए लोग कैथरीन की टीम में थे, जो उन्हें नीचे पानी के रास्ते से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन यहाँ जैक अपनी टीम को चट्टानों के रास्ते से ऐसी जगह ले जाता है जहाँ हजारों की तादाद में कंकाल पड़े हुए थे। इसके बाद वे नोटिस करते हैं कि एक जगह से ठंडा पानी आ रहा है, जिसका मतलब था कि वहां से बाहर निकला जा सकता है। वे बाकी लोगों को वापस लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैक को एक और दौरा पड़ता है। ये देखकर टाइलर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। उधर दूसरी ओर कैथरीन और उसकी टीम एक जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन तभी वह जीव ब्रिग्स पर हमला कर देता है। ये देखकर एलेक्स और कैथी वहां से भाग जाते हैं। इधर टाइलर बचते बचाते कैथरीन की टीम को ढूंढ रहा था, जहां उसे ब्रिग्स मिलता है। लेकिन तभी एक जीव अचानक उसे एक दरार में खींच ले जाता है। टाइलर उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगर मरने से पहले ब्रिग्स उसे कैथरीन की लोकेशन बता देता है, जिसके बाद वह फौरन उसके पास पहुंचता है और उन दोनों को लेकर जैक के पास आता है। जैक उनसे कहता है कि तुम्हें पानी के रास्ते से बाहर जाना होगा, लेकिन वहां भी उनका सामना बहुत सारे जीवों से होता है। इसी दौरान कुछ पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जिनकी आवाज से वे जीव एक्टिव हो जाते हैं और रिलैक्स के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ वे उसे भी मार डालते हैं। वहीं बचे हुए लोग पानी में छिप जाते हैं ताकि वे जीव उन्हें देख न सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वे उन्हें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वे जीव सालों से इस जगह पर रहते आ रहे थे। तब जैक उन सभी जीवों से लड़ता है, क्योंकि उसके पास अब कुछ खास ताकतें आ चुकी थीं। उसके अंदर भी उनका खून था और वह एक एक करके कई जीवों को मार देता है। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक आखिरी जीव उस पर हमला कर देता है। तब जैक सिलेंडर को ब्लास्ट करके उसे पानी में फेंक देता है और खुद भी उस जीव के साथ पानी में कूद जाता है। ब्लास्ट होने के बाद पूरी केव में पानी भरने लगता है। अब इधर बचे हुए लोग जैक के बताए हुए रास्ते से एक नदी तक पहुंच जाते हैं और वहां से बाहर निकल आते हैं। कहानी एक साल बाद आगे बढ़ती है, जहां टाइलर और कैथरीन एक दूसरे से मिलते हैं। टाइलर कहता है, मैं अपने भाई को बहुत मिस करता हूं, लेकिन अगर वह यहाँ होता तो शायद जिंदा नहीं रह पाता। तब कैथरीन कहती है,
ऐसा नहीं है, वह यहाँ भी जिंदा रह सकता है। ये कहकर वह उसे किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसी दौरान टाइलर उसकी आंखें देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वह भी इन्फेक्टेड है। लेकिन यहाँ उसे एक और बात पर यकीन हो जाता है कि वे जीव केव के बाहर भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि कैथरीन कर रही है। क्या पता उसने अपनी एक फौज ही बना ली हो। इसीलिए टाइलर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वह अचानक गायब हो जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो हमें इस कहानी के दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।